एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड नंबर 7 शुरू होता है जहां पर हम देखते हैं कि रॉक्सी अब अपनी पावर्स पर काफी ज्यादा काबू अपनी पावर्स पर काफी अच्छा काबू पा चुकी है, जिस कारण से अब उसने अपनी पावर्स की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड करना शुरू कर दिया है। और साथ में उसने अपनी ही जैसी लड़कियों को इस चीज की ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है कि किस तरह से उनको अपनी पावर को अच्छी तरह से यूज करना है और इस पावर की मदद से अपने आप को सेफ रखना है। और ऐसी ही कुछ लड़कियों को आज रॉक्सी काफी सारे पैसे लेकर ये ट्रेनिंग देती है कि किस तरह से उनको अपनी पावर यूज करनी है। दूसरी तरफ जब से मार्गेट की उस स्पीच के अंदर एक आदमी ने अपने आप को जिंदा जला लिया, तब से ही मार्गेट की पूरी फैमिली को काफी सुरक्षा के अंदर रहना पड़ रहा है। और जिस समय रॉस अपने उन्हीं गार्ड्स के साथ स्कूल पहुंचती है तो वहाँ नोटिस करती है कि उसकी मॉम की स्पीच के कारण अब उसके स्कूल मेट्स उसको काफी अजीब तरह से देख रहे हैं। इस चीज से वो भी खुश नहीं है। और अब साथ में रॉस के साथ भी हर समय 2 बॉडीगार्ड्स रहते हैं। और स्कूल पहुंचते ही जिस समय रॉस अपने लॉकर के पास होती है, तभी उसके पास उसी के स्कूल मेट का एक बॉय आकर उसके पास आता है जिसने अर्बन डॉग्स की कैप पहन रखी होती है। और वो रॉक्सी के काफी ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले रॉक्सी के वो दोनों गार्ड उस बॉय को, उस लड़के को पकड़कर वहाँ से दूर ले जाते हैं। अब इस चीज से रॉस और ज्यादा घबरा जाती है। और अब जब से मार्गेट ने गवर्नर का इलेक्शन लड़ने की बात करी है, तभी से वो लोग इनकी पूरी फैमिली के खिलाफ हैं। तभी से रॉस की पूरी फैमिली को उन लोगों से काफी खतरा है जो मर्द ईओडी की पावर से नफरत करते हैं। दूसरी तरफ टुंडे अब सीधा ही कारपेथिया पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात डेक से होती है। और ये डेक वही आदमी है जिसने अभी कुछ ही टाइम पहले गवर्नमेंट की वो सभी सीक्रेट फाइल को लीक किया था, जिसमें गवर्नमेंट लड़कियों के ऊपर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट कर रही थी इस ईओडी की पावर के। और वो सब उसने मार्गेट के हस्बैंड रॉब के कहने पर किया था। और टुंडे का यहाँ पर आने का यही कारण है क्योंकि डेक एक काफी सीनियर जर्नलिस्ट है। मगर जब से टुंडे ने रियाद जाकर उन सभी मुस्लिम लड़कियों की वो वीडियो बनाकर पब्लिश करी है, तब से टुंडे भी काफी ज्यादा फेमस और मशहूर हो गया है। और अब उसकी गिनती भी अच्छे जर्नलिस्ट के अंदर होने लगी है। और डेक ने भी टुंडे को यहाँ पर एक बड़े काम को पूरा करने के लिए बुलाया है। और अब डेक टुंडे को ये बात समझाता है कि उसको नॉर्थ में जाना है, जो जगह काफी खतरनाक है। और उस जगह को इस समय जिन लोगों ने खतरनाक बना रखा है वो लड़कियां हैं जिन्होंने मिलकर अपनी आर्मी बना ली है। और अब उन्होंने मर्दों से एक तरह से जंग छेड़ दी है। और डेक इस समय जिन लड़कियों के ग्रुप की बात कर रहा है वो कोई और नहीं, तातियाना की बहन जोया है, जिसको हमने पहले ही देखा था कि वो एक सेक्स स्लेव थी। पर उसको पावर मिलने के बाद वो वहाँ से भाग गई अपने काफी सारी और कैदियों को लेकर। और अब उसने वहाँ पर एक आर्मी बना ली है। और टुंडे का काम यही है कि नॉर्थ में उस जगह पर जाकर उसको उन लोगों से मिलना है और वहाँ से कुछ जानकारी लाने की कोशिश करनी है। अब ये काम तो काफी खतरनाक है, मगर टुंडे इस काम के लिए हाँ कर देता है। और कुछ ही टाइम बाद टुंडे नॉर्थ की उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि इस जगह का हाल काफी बुरा है और यहाँ पर लॉ नाम की कोई भी चीज नहीं है। इस समय यहाँ पर बचे हुए लोगों का हाल बहुत ज्यादा बुरा है, जिनके पास ना तो खाने को और ना तो रहने को जगह है। और साथ में जब से उन लड़कियों ने यहाँ पर अपनी आर्मी बना ली है, तब से यहाँ के मर्दों का हाल और ज्यादा बुरा हो गया। और ये लोग उन लड़कियों से काफी ज्यादा डर कर रह रहे हैं। और कुछ ही टाइम बाद टुंडे को उसके 2 लोग नॉर्थ की उस जगह तक पहुंचा देते हैं जहां से कुछ ही दूरी पर उसको उन लड़कियों का कैंप मिलेगा। और अब इस जगह से वो दोनों लोग टुंडे को अकेले ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और अब टुंडे को यहाँ से अकेले ही आगे जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ तातियाना अपने राष्ट्रपति हस्बैंड के साथ लंच कर रही होती है। उसी समय वहाँ पर उनका आर्मी जर्नल आता है और वो उनको एक नया डिवाइस दिखाता है, जिस डिवाइस को उनके साइंटिस्टों ने अभी अभी बनाया है। और इस डिवाइस का काम ये है कि अगर ये डिवाइस किसी भी फीमेल को पहना दिया जाए तो ये डिवाइस इस चीज पर हर समय नजर बनाए रखता है कि किस समय उस फीमेल ने अपनी पावर्स को यूज किया था। और इस डिवाइस के बारे में पता चलते ही ये राष्ट्रपति सबसे पहले वो डिवाइस अपनी वाइफ तातियाना को ही पहनाता है। और इसी बात से ये बात समझ में आ जाती है कि ये राष्ट्रपति अपनी वाइफ पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं करता है। दूसरी तरफ एलिस, जिसने अपना नाम बदल कर ईव रख रखा है, वो पहले तो कॉन्वेंट को छोड़कर चली गई थी, जिसके साथ वहाँ की काफी सारी लड़कियां भी उसके साथ हो गई थी। मगर अब वो दोबारा से कॉन्वेंट में लौटकर वापस आ गई है। मगर यहाँ पर हमें ये नहीं बताया जाता है कि उसके यहाँ पर आने का कारण क्या है। मतलब वो अपनी मर्जी से खुद आई है या उसको सिस्टर वापस लेकर आई है। तो ऐसा ही है कि शायद सिस्टर मोनिका के कहने पर ही ये दोबारा से वापस कॉन्वेंट में आई है। और आज ईव नोटिस करती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम सवेना है, वो काफी बुरी तरह से रो रही है। और उसके रोने का कारण ये है कि उसकी एक 3 साल की बेटी है, मगर उसकी गलत हरकतों के कारण गवर्नमेंट ने उसको उसकी बेटी से अलग कर दिया। और अब 3 दिन हो गए हैं जब से सिस्टर मोनिका ने इन लोगों से इनका सेल फोन छीन लिया है, जिस कारण से सवेना की 3 दिन से उसकी बेटी से बात नहीं
हुई है और वो इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और वो किसी भी तरह से बंद पड़े रूम से अपना फोन निकाल कर अपनी बेटी से बात करना चाहती है। अब अपने दोस्त को परेशान देखकर उस रूम के लॉक को तोड़ने के लिए जिसके अंदर फोन रखा है, सवेना के साथ मिलकर अपनी पावर और उसकी पावर से उस रूम के लॉक को तोड़ देती है। जिसके बाद सवेना अपनी बेटी से बात करती है और ईव अब बिल्कुल भी इस कॉन्वेंट के बनाए हुए रूल जो कि सिस्टर वोनिका ने बनाए हैं उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही है। दूसरी तरफ जब से रॉक्सी की मॉम की मर्डर हुआ है तब से ही वो अपने डैड और उनकी सेकंड वाइफ की फैमिली के साथ उन्हीं के घर में रह रही है और साथ में रॉक्सी के कारण उसके एक सौतेले भाई की भी मौत हो चुकी है। उसके डैड की सेकंड मॉम उससे और ज्यादा नफरत करने लगी है, मगर वो रॉक्सी के डैड के कारण उसको घर से निकाल भी नहीं पा रही और यही कारण है कि रॉक्सी की सौतेली मॉम का गुस्सा उस पर निकलता ही रहता है। पर आज रॉक्सी के डैड मॉन्ग अपनी पूरी फैमिली को एक साथ इकट्ठा करते हैं जहाँ पर उनका फैमिली लॉयर भी बैठा होता है और आज मॉन्ग सबको ये बताते हैं कि वो अपनी जायदाद का बंटवारा करने वाला है और उसके अब 3 बच्चे हैं जिसमें उसके 2 लड़के और एक बेटी है। तो वो ये चाहता है कि उसकी अब जायदाद के भी 3 हिस्से हो क्योंकि अब आने वाला टाइम बदलने वाला है। जब से इन लड़कियों के पास ये पावर आई है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको अपनी जायदाद का एक हिस्सा रॉक्सी को भी देना चाहिए। लेकिन इस बात से रॉक्सी का सौतेला भाई रिकी बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वो अपने डैड को बताता है कि उसकी शादी हो गई है और उसके खर्चे भी बढ़ गए हैं तो उसको ये प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। आज तक उसी ने उनके बिजनेस पर सबसे ज्यादा काम किया है तो तीसरे हिस्से पर भी जो वो रॉक्सी को देने वाले हैं उस पर भी उसी का हक है। मगर मॉन्ग्स ये बात अच्छे से जानते हैं कि आने वाला समय बदलने वाला है और रॉक्सी को ही एक हिस्सा देना जरूरी है। तो अब वो अपना ये फैसला नहीं बदलते हैं। मगर मॉन्ग्स हिस्से करने से पहले ये भी देखना चाहते हैं कि क्या उसकी बेटी रॉक्सी और उसका बेटा रिकी एक साथ मिलकर बिजनेस चला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है और अगर इन दोनों को इसी हाल में बिजनेस दिया गया तो ये दोनों इस बिजनेस को एक साथ मिलकर नहीं चला पाएंगे। तो वो पहले इन दोनों का, जिसमें इन दोनों को कुछ समय तक एक साथ मिलकर उनका बिजनेस चलाकर दिखाना होगा और इसके बाद वो फैसला करेंगे और पेपर्स पर साइन कर देंगे। दूसरी तरफ टुंडे कुछ ही देर बाद उन बागी लड़कियों के अड्डे तक पहुंच जाता है जहां टुंडे को देखते ही वो सभी बागी लड़कियां उसको अपना बंदी बना लेती हैं। जिसके बाद टुंडे उसे समझाता है कि वो यहाँ पर केवल इंटरव्यू लेने आया है और वो CNN का एक जर्नलिस्ट है और वो उन लोगों का सच केवल दुनिया के सामने लाना चाहता है, उन लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने रखना चाहता है। तो वो सभी लड़कियां टुंडे को उस जगह के अंदर ले जाती है। मगर इससे पहले कुछ होता, उसी टाइम वहाँ पर एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो सभी लड़कियां टुंडे को एक रूम में बंद कर वहाँ से निकल जाती है और ये चिल्लाने की आवाज किसी और की नहीं, जोया की होती है जो इस समय इन सभी बागी लड़कियों की लीडर है। उसको ये सभी लड़कियां जर्नल जोया बोलती है। इस समय जोया की डिलीवरी होने वाली है, यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए कोई और है भी नहीं। तो जोया अपनी हिम्मत और अपनी साथियों की मदद से अपने बच्चे की डिलीवरी देती है और उसको एक बच्ची होती है और ये सब टुंडे भी अपने रूम में लगी विंडो से देखता है और उसे भी ये सब देखकर काफी अच्छा लग रहा होता है। दूसरी तरफ तातियाना अपनी मेकअप आर्टिस्ट को अपने पास बुलाती है जिससे उसने ये पावर ली थी और शायद इस समय तातियाना काफी ज्यादा अंदर से डिप्रेस है, जिस कारण से वो अपनी मेकअप आर्टिस्ट के साथ काफी अच्छा समय बिताती है जिसमें वो उसके साथ काफी ज्यादा मस्ती करती है। और ये सब करने का कारण यही होता है कि तातियाना के पास यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं मगर वो फिर भी अपने आप को यहाँ पर एक कैदी की तरह ही फील करती है जिसका काम यहाँ पर केवल अपने राष्ट्रपति हस्बैंड के साथ सेक्स करना है और कुछ नहीं। और ये बात वो मेकअप आर्टिस्ट भी अच्छी तरह से समझती है। तातियाना यहाँ पर काफी ज्यादा अकेली है पर साथ में तातियाना को उस मेकअप आर्टिस्ट से ये भी पता चलता है कि वो पैसा केवल इसलिए कमा रही है ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह से चला पाए। वो पैसा भी जोड़ रही है क्योंकि उसका एक भाई जो इस समय जेल के अंदर बंद है उसकी बेल करवाना चाहती है जिसमें उसे काफी पैसों की जरूरत है। दूसरी तरफ रॉक्सी अब अपने भाई रिक्की के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देती है जहाँ पर रिक्की की इनसिक्योरिटी साफ साफ दिखती है और वो बड़ा होने के कारण अपने आप को हर चीज में आगे रखने की कोशिश करता है। और आज ये दोनों जाकर अपने डैड के एक क्लाइंट से मिलते हैं जिनसे ये लोग काफी कीमती स्टोन्स खरीदते हैं और इस जगह पर उस क्लाइंट से केवल रिक्की ही बात करता है और रॉक्सी ये सब चुपचाप देख रही होती है। मगर उसी टाइम रॉक्सी उस क्लाइंट के घर में नोटिस करती है वो आदमी जिसके पास उसके डैड उसे लास्ट टाइम लेके गए थे और उन्होंने उसकी गर्दन पकड़कर रॉक्सी को उसको करंट लगाने के लिए बोला था क्योंकि ये आदमी उनके काफी सारे पैसे लेकर बैठा है और वो पैसे नहीं दे रहा है। तो अब उसे देखते रॉक्सी को गुस्सा आता है और वो सीधे स्विमिंग पूल के पास जाकर उस आदमी को धमकाते हुए ये बात बोलती है उसको उसके डैड के पैसे वापस चाहिए। मगर वो आदमी रॉक्सी को सीरियस नहीं लेता है क्योंकि पिछली बार उसने देखा था कि उसने उसके डैड के बोलने पर भी उसको शॉक नहीं दिया था। मगर अब रॉक्सी उस पूरे स्विमिंग पूल के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक पावर से उस आदमी को शॉक दे देती है और वो उसे लास्ट वार्निंग देती है कि उसे कल तक सारे पैसे वापस चाहिए। दूसरी तरफ ईव जिस कॉन्वेंट के अंदर रह रही होती है वहाँ पर आज एक और नई लड़की लाई गई।
वहाँ पर आज एक और नई लड़की आई होती है जिसका नाम जिन होता है। और जब ईव जिन से मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो एलबामा से आई है। और अब उसका नाम सुनते ईव के चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन साफ साफ दिखती है, क्योंकि एलबामा वही जगह है जहाँ से ईव अपने उस गोद लिए हुए डैड को मारकर यहाँ पर आई है। मगर जिन ईव से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो किस तरह से अपनी पावर्स को यूज करती है। तो ईव उसे ये बात बताती है कि वो अपनी पावर गॉड की आवाज सुनकर यूज करती है, क्योंकि ईव को ऐसा लगता है कि उसके अंदर से जो वो आवाज आती है वो गॉड की आवाज है। मगर इन सबको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि ईव ये क्या बोल रही है। पर इसी टाइम सिस्टर वोनिका ईव के पास आती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि उसके मना करने के बाद भी उसने उस रूम का लॉक तोड़कर वहाँ से फोन निकाला है। इस बात से भी ईव को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो सिस्टर को ऐसे जताती है कि जैसे उसको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अब इसी बात से सिस्टर वोनिका इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो सबके सामने ईव को बोलती है कि वो जानती है कि वो एक झूठी लड़की है, क्योंकि अभी तक उसने अपने बारे में जो भी बताया वो सब कुछ झूठ है। उसका एड्रेस, उसका पता और उसका नाम भी। और अब वोनिका ये बोलती है कि वो किसी भी तरह से ये पता लगाएगी कि असलियत में वो कौन है और वो उसको उसकी सही जगह तक जरूर भेजेगी। अब वोनिका ये वार्निंग सुनकर ईव काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर एक इंसान को मार कर यहाँ पर रह रही है, वो भी अपनी सच्चाई छुपाकर। और अगर वोनिका को सच्चाई पता चली तो शायद वो पुलिस को कॉल कर ये बात बता देगी। दूसरी तरफ रॉस काफी ज्यादा डरी पड़ी है, क्योंकि अभी उसने बैक टू बैक ही काफी कुछ देख लिया, जिसमें उसने खुद को जिंदा जलाते हुए और साथ में स्कूल में हुए इंसिडेंट के बाद वो काफी ज्यादा डरी हुई है। तो वो सोशल मीडिया पर जाकर रॉक्सी का सोशल मीडिया पेज देखती है, जिसमें रॉक्सी अपने जैसी लड़कियों को इस पावर की हेल्प से फाइट करना सिखाती है। और रॉस भी खुद को सेफ रखने के लिए रॉक्सी की उन वीडियो को देखकर कुछ ट्रेनिंग करने की कोशिश करती है। पर उसी टाइम रॉस देखती है कि उसके घर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड रायन उसका वेट कर रहा है, जिसने इस समय रॉस को इम्प्रेस करने के लिए काफी सारी लाइट्स भी वहाँ पर लगा रखी है, जिनको वो अपनी पावर से ही जला रहा है, क्योंकि रायन के पास भी ये पावर है इंटरसेक्स होने के कारण। जिस समय रायन ये सारी चीजें कर रहा होता है उस समय अपने रूम की विंडो से रॉस का भाई मैडी भी ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे समझ में नहीं आता है कि ये एक लड़का होकर ये कैसे कर सकता है। तो वो ये सब कुछ अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। और जब रॉस बाहर अपने बॉयफ्रेंड रायन के पास पहुंचती है तो अब रायन रॉस से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, क्योंकि वो पिछली टाइम उसको बिना कुछ बताए छोड़कर यहाँ से चला गया, काफी समय तक उससे बात भी नहीं की। और इस चीज से रॉस भी इम्प्रेस होती है और उन दोनों का रिलेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। मगर अब मैडी ने इस चीज को भी रिकॉर्ड कर लिया कि रायन के पास भी ये पावर है। दूसरी तरफ जोया की डिलीवरी होने के बाद वो टुंडे को अपने पास बुलाती है, जहाँ टुंडे जोया को बताता है कि वो उसका इंटरव्यू लेना चाहता है और वो उन लोगों की ये सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है कि उन लोगों का ये ग्रुप सेक्स स्लेव को खत्म करने के लिए ही बना है, ना कि मर्दों से अपना बदला लेने के लिए। मगर जोया टुंडे से ये बात बोलती है कि जिस समय उन लोगों के पास ये पावर नहीं थी उस समय तुम कहाँ थे, और अब जब उनके पास पावर है और वो अपना बदला किसी भी तरह से ले सकती हैं, तब वो उनका इंटरव्यू लेने आया है। और इसी कारण से जोया टुंडे को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है और वो उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। अब ये बात सुनकर टुंडे जोया को ये बात समझाता है कि वो भी इस पावर के सपोर्ट में इकलौता इंसान है जो रियाद जाकर वहाँ की मुस्लिम औरतों की सच्चाई को बाहर लेकर आया है और वो भी इस पावर का सपोर्टर है। और जब जोया टुंडे की ये सारी बातें सुनती है तो वो टुंडे से अपने इंटरव्यू के बदले एक डील करती है, जिसमें उसे बोलती है उसको इंटरव्यू से पहले अपनी बहन से मिलना है। इस समय उसकी बहन राष्ट्रपति के घर में है, जिसका नाम तातियाना है। अब ये बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये एक काफी बड़ी खबर है और जोया और तातियाना वो सिस्टर है। और साथ में जोया टुंडे को ये भी क्लियर कर देती है कि अगर वो उसको उसकी सिस्टर से मिला देता है तो वो उसको इंटरव्यू दे देगी। मगर वो इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखे कि वो सब शांत बैठने वाली है, क्योंकि उन लोगों के साथ जो भी हुआ है उसके बाद वो लोग किसी भी हाल में शांत नहीं रहने वाली है। और जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जोया और उसकी ये सभी साथी सेक्स स्लेव थी, जिनको जबरदस्ती पकड़ कर रखा गया था। दूसरी तरफ कॉन्वेंट के अंदर सवेना, जो अपनी बेटी से दूर होने के कारण काफी ज्यादा दुखी है, उसे ये बात भी समझ में आती है कि अब जब उसके शरीर के अंदर ये इलेक्ट्रिक पावर है, ये भी एक काफी बड़ा कारण है कि शायद उसको उसकी बेटी से कभी मिलने नहीं दिया जाएगा। और अब वो किसी भी कीमत पर इस इलेक्ट्रिक पावर को अपने शरीर से निकालना चाहती है और वो इसी कारण से अपने स्नेक पर एक कट लगाकर उस ऑर्गन को निकालने की कोशिश करती है, जिससे इलेक्ट्रिक पावर बनती है। मगर वो ऐसा नहीं कर पाती है और एंड में वो डिप्रेस होकर उसी कॉन्वेंट की छत पर चली जाती है, वहाँ से कूदकर सुसाइड करने के लिए। एंड मोमेंट पर ही वहाँ पर ईव पहुंच जाती है और वो किसी तरह से सवेना को पकड़कर उसकी जान बचाती है। और अब इस पॉइंट पर सवेना की ये हालत देख वहाँ की सभी लड़कियों को ये डाउट होने लगता है कि इस पावर के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट भी हैं, जो शायद अभी उनको नहीं पता है। और वो सभी अपनी इस पावर पर शक करना शुरू कर देती है। पर ये सब देखकर ईव के अंदर की वो आवाज
ईव को बताती है कि उसे जल्दी से इन लोगों को दोबारा से ऊपर उठाना होगा और अब वो सीधा ये करने के लिए पानी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसके साथ कुछ और लड़कियां भी आ जाती है और अब वो अपनी पावर की मदद से पानी को कंट्रोल करते हुए अपने साथ साथ पानी में मौजूद सभी लड़कियों की बॉडी को कंट्रोल कर उनको पैरालाइज करके पानी पर ठहरा देती है। और अब इसी चीज से हम लोगों को दोबारा से क्लियर हो जाता है कि इस पूरी दुनिया में शायद अभी ईव के जितना इस पावर को कोई भी यूज नहीं कर पा रहा है, और जिस तरह से ईव इस पावर को कंट्रोल कर रही है वो काफी बड़ी बात है। पर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 7 खत्म हो जाता है।